गर्मी में जादुई मटके के अंदर ठंडा गांव। आह, ओह सरला, आपकी बार तो बड़ी बेजोड़ वाली गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, इस निगोड़ी गर्मी ने तो बड़ा सता रखा है। सूरज चढ़ने के साथ तड़के सवेरे सवेरे ही चिलचिलाती धूप छा जा रही है। तभी चाक पर मिट्टी के मटके बनाते हुए मोहन चिड़चिड़े मिजाज में बोलता है। अरे सरला, मिट्टी को अच्छे से रोंदो, मटका बिल्कुल निखर नहीं रहा है, बार बार तिरछा हो रहा है। एक तो पहले ही ग्राहक मिट्टी की वस्तुएं जल्दी से खरीदने को राजी नहीं होते। अजी, तुम मुझ पर क्यों राशन पानी लेकर चढ़ रहे हो? धूप इतनी कड़क की है कि बार बार मिट्टी सूखी जा रही है। मैं तो तुम्हें बोल बोल कर थक गई। कोई दूसरा काम धाम ढूंढ लो। मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर तुम हमारे बाल बच्चों को भी मिट्टी की तकदीर दोगे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और पेट काट कर खाएंगे। झुंझुलाकर सरला मोहन को बुरा भला सुना रही होती है, तभी पड़ोसन काशी आती है। अरे क्या हो गया? क्यों सवेरे सवेरे दोनों मर्द लुगाई झगड़ा कर रहे हो? क्या करूं काशी मौसी, ये गरीबी देखकर मैं उकता गई हूँ। मैं ना सर पर एक पक्की छत है, ना बाल बच्चे का भविष्य बन रहा है। ऊपर वाले ने इस मटियापुर गांव वालों को इतना गरीब क्यों बनाया है? सरला, ऐसे दोष नहीं लगाते। और क्या दुख है तुझे? भूखे तो नहीं सो रही है ना किसी के सामने हाथ पसारना पड़ रहा है। रोज की भाग्य की रोटी तो खाने को मिल रही है। इतने में किसान बिरजू खेत के आलू लेके आता है। जयराम जी की काशी काकी, ये लो, खेत की पहली फसल में से आलू तोड़ कर लाया हूँ, बढ़िया दम आलू बनाकर खिलाना। हाँ, क्यों नहीं बिरजू, ऊपर वाला तुझे 10 खेत का मालिक बनाए ताकि मुझ जैसी गरीब को उसे मक्खी चूस मुखिया के खेत में जाकर काम न करना पड़े, बल्कि तेरे खेत में बनिहारी करके खा लूंगी। ऐसा कहते हुए बूढ़ी काशी की आंखें दिल में भरे दुख से डबडबा जाती हैं। चिंता मत करो काकी, वो दिन दूर नहीं जब हमारे मटियापुर गांव से दुख भरे दिन सुख में बदलेंगे, और फिर हम भी इस फूस की मढ़ाई में नहीं बल्कि मुखिया जी के जैसे 4 मंजिला वाले मकान में बनाकर रहेंगे। सरला भौजाई, ये लो तुम्हारे हिस्से के आलू। मटियापुर गांव के निवासी बड़े गरीब थे। गांव में ज्यादातर कुम्हार बसे हुए थे और कुछ लोग किसानी करके खेती बाड़ी उपजाते थे। किसानों कुम्हार दोनों वर्ग का रोजगार का सहारा गांव में बहती गंगा नदी थी, जिसके किनारे की मिट्टी लाकर कुम्हार मटके बर्तन बनाते और नदी के पानी से किसान फसल की सिंचाई करते, मगर जल के बदले उन्हें लालची मुखिया को कर चुकाना पड़ता था। क्या मटियापुर गांव मुखिया के गुलामी से कभी उभर पाएगा? अरे फुलवा, अंदर से सारे मिट्टी के मटके ले आओ। हाँ जी, लाई। ये लो, ये मटके और ये मिट्टी के फूलदान और बर्तन। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। सुनो, इस साल तो बबलू का दाखिला स्कूल में दिलवा दोगे ना? फुलवा के पूछने पर मदन रूखा सा जवाब देता है। फुलवा, तुझको कितनी बार बोला है जाते समय मत टोका कर, पैसे जुड़ेंगे तभी तो दाखिला करवाऊंगा। मदन मोहन दोनों एक साथ कहर बरसाती गर्मी में मिट्टी के बर्तन बेचने निकल पड़ते हैं। इस बार तो बड़ी तंगड़ी गर्मी है। सूरज की किरण फूटने के साथ गर्मी की कहर बरसती है। ऊपर से चाक चलने में माथे से टप टप पसीना चूता है, और उस हिसाब से बर्तनों का मोल भी नहीं मिलता। अरे ऐसे में हम जैसे गरीब कुम्हारों का परिवार किस तरह अपने परिवार को कमा कर खिलाएगा? धरती मैया ही बेड़ा पार लगाएंगी अब तो। पसीने में लथपथ दोनों एक घने पेड़ की छांव देखकर कहते हैं। चल मोहन, उस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेते हैं। दोनों जैसे ही पेड़ के पास आते, एक बुढ़िया जिसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था, आते जाते लोगों के आगे गिर गिर कर भीख मांग रही थी। भगवान के लिए एक रोटी खिला दो, थोड़े फल दिलवा दो, बड़े दिन से कुछ नहीं खाया। तभी मुखिया मखमली धोती कुर्ता पहने उसी राह से गुजरता है। तभी मुनीब घिन खाते हुए बोला, राम राम मुखिया, दूर होकर चलिएगा, इस बुढ़िया को कोड़न है, पता चले हमें भी छुआछूत लग जाए। बुढ़िया मुखिया के पैर पर माथा पटक कर आंसू बहाते हुए विलाप करती है। साहब, मेरी दशा पर तरस खाई, थोड़ा खाना खिला दो। पत्थर दिल मुखिया उसे जोर से लात मारता है। अरे चल हट बुढ़िया, अपने कोढ़ की बीमारी मुझको भी लगाएगी क्या? तुझको तो मैं एक खोटा सिक्का भी ना दूं। जा, जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर।
इतना कहकर घमंडी मुखिया चला जाता है। वहीं बुढ़िया घाव छिलने के चलते छटपटाने लगती है। बचाओ कोई। मदन मोहन नम्रता दिखाते हुए उसके पास आते हैं। अम्मा, आप ठीक तो हैं? पानी पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस अभी लाता हूँ अम्मा। मदन मटके में पानी भरकर लाता है। लो जी अम्मा, पानी पी लो। अम्मा, ये रोटी भी आप खा लो। भगवान तुम्हारे बाल बच्चों को आबाद रखे। बच्चों, भूख से बेहाल बूढ़ी अम्मा रोटी खा लेती हैं। अम्मा, आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं बेटा। बहू बेटे के लिए मुझ बुढ़िया को 2 रोटी खिलाना भारी पड़ रहा था, इसलिए निकाल के फेंक दिया। अब ये पेड़ ही ठिकाना है। बोलते बोलते बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगती है। आप हमारे संग हमारे गांव चलिए अम्मा, हम आपके लिए एक झोपड़ी तैयार कर देंगे और रोटी भी हमारी पत्नी आपको पकाकर खिला देंगी। बाजार से लौटते वक्त दोनों बुढ़िया को गांव में ले आते हैं, जिसके बाद से मटियापुर गांव का मानो सोया भाग्य जाग उठता है। खेतों में 10 गुनी फसल उपजाती हैं और कुम्हारों की बर्तन की बिक्री भी खूब होती है। गांव में खुशहाली आने लगती है। अम्मा जी, अब की बार अपने खेत में से मैंने 2 पूरे क्विंटल गेहूं की कटाई की है। ये थोड़ी फसल आपके लिए लाया हूँ, आप खाना। पर बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत का भाग है। तुमने इतनी भीषण गर्मी में मिट्टी जोती, बीज बोया, पसीना बहाकर फसल उपजाया, अपने लिए पक्का घर बनवा लो। गर्मी में चैन से रहो। अम्मा, घर भी जल्दी बन जाएगा, पर सचमुच अम्मा, जब से आप गांव में आई हो बरकत मिल रही है। अम्मा, आम की चटनी और गरम गरम रोटी पका कर लाई हूँ, खा लेना। अरे अपनी रोटी मैं आप ही पका लेती, देख पसीने से कैसे तर गई है। कोई बात नहीं अम्मा, आप भी हमारा परिवार हो। मुनीब खिड़की के बाहर से नजर गड़ाकर सब कुछ देखता है और मुखिया से जाकर आग में घी डालते हुए कहता है। मुखिया जी, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, पूरा गांव उसे कपटी कोड़ी की सेवा पानी कर रहा है। पूरे गांव में कोड़ फैलाएगी ये। इन 2 कौड़ी के गरीब जात वालों का ये मजाल अभी बताता हूँ इन्हें। अजीब, वो गरीब गांव वाले अपनी मेहनत का कमा खा रहे हैं, तुम क्यों उनकी खुशी में भंग डाल रहे हो? गरीबों को मत सताओ। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें लक्ष्मी, मेरे मसले में टांग मत अड़ाओ। लुगाई हो, लुगाई की तरह रहो। मुखिया अपने गुंडों के साथ गांव वालों के घरों को उजड़वा देता है और उनकी मिट्टी के मटके तोड़कर चूर चूर कर देता है। मेरे बापू के मटके मत तोड़ो, छोड़ दो इसे। हे, चल हट, दूर हट छोकरी। माँ देखो, रानी को चोट लग गई। अब भुग तो इस भयंकर गर्मी में बिना घर के रहने का परिणाम। पूरा गांव चिलचिलाती गर्मी में बेघर बात होकर बिलखते हुए विलाप करते हैं। लगभग 2 दिन और रात गुजर जाते हैं। हे ईश्वर, हम गरीबों के भाग्य में और कितना दुख भोगना लिखा है। वो मुखिया कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरा तो पूरा शरीर गर्मी से झुलस गया है। गर्मी के कहर से सबके प्राण निकलने को हो जाते हैं। तभी वही कोढ़ी बुढ़िया उन्हें एक मटका देती है। घबराओ नहीं, तुमसे एक भी प्राण नाश नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें जादुई मटका गांव देती हूँ। अम्मा, इस छोटे से गांव में हमारा गांव कहां से समाएगा? जादू वगैरह कुछ नहीं होता। मदन जैसे ही मटके में झांकता है, उसे एक हरा भरा गांव नजर आता है। तभी बुढ़िया देवी बन जाती है। हे देवी, आप कौन हैं? काशी, मैं वही धरती माता हूँ जिससे तुम हर भोर को उठकर प्रणाम करते हो। मदन मोहन धरती माता है जिसकी मिट्टी से तुम मटके बनाते। बिरजू, मैं वही धरती माता हूँ जिसकी जमीन में तुम फसल की सिंचाई करते हो। तुम सब सीधे मन वाले हो। इतने दिनों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए। इसीलिए आज मैं तुम्हें वरदान में जादू मटके में बसा ठंडा गांव देती हूँ, जिसमें तुम और तुम्हारे आने वाले बाल बच्चे की नस्ल खुशी से रहेंगे।
देखते ही देखते पूरा गांव अनोखा जादुई मटका गांव बन जाता है, जहां बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडक थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और हवा में शुद्धता थी। सबके घर विशाल मटके के आकार के थे। बंजर धरती उपजाऊ हो चुकी थी, जिसे देखकर गांव वाली आनंद से भर जाते हैं। अरे वाह जादुई मटका, गांव में तो कितनी सारी उपजाऊ जमीन है। अब हम में से किसी को भी आधा पेट नहीं खाना पड़ेगा। हम अपनी खेती खुद उपजाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। माँ पिताजी देखो, हमारा जादुई मटके वाला घर कितना प्यारा है, चलो अंदर चलते हैं। सब कोई अपने अपने जादुई विशाल मटके वाले घर के अंदर आते हैं, जो कि ठंडक से भरा हुआ था। इस मटके के घर में कितनी ठंडक है फुलवा, मुझे तो जाड़ा सा लग रहा है। बिल्कुल भी घमस या भभका नहीं, आज तो चैन की नींद पड़ेगी। ये मटके का घर कितना अनोखा है, मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सब कुछ है। आज तो मैं मीठे मीठे पकवान बनाकर खाऊंगी। काशी के इतना बोलते ही तरह तरह के पकवान उसके सामने पेश हो जाते हैं। हरी मोरी मैया, ये जादुई मटके के घर के दीवारों के कान भी हैं। बोलते ही टन से पकवान आ गया। क्या देख रही हो काशी मौसी, मालपुए खाओ। जादुई मटका घर की मीठी बोली सुनकर काशी कभी भय खाती तो कभी खिलखिला कर हंसती। वहीं पूरा गांव उस दिन खुशी से भरपेट खा पीकर चैन से सोते हैं और अब उनकी जिंदगानी जादुई मटका गांव के ठंडक भरे वातावरण में खुशी पूर्वक गुजरती है। जबकि मुखिया को उसके करने का फल मिलता है और उसके एयर कंडीशनर लगे घर में भी दिन रात आग बरसती है, जिससे उसका परिवार गर्मी में बहुत परेशान होता है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कितना खूबसूरत लग रहा है ना कश्मीर की ये वादियां, ये पहाड़, ये झरना। वैष्णवी अपनी बहनों के साथ कश्मीर के पहाड़ों पर तस्वीर लेते देख शिखा, नंदिनी, पूजा उनका मजाक बनाते हुए कहती हैं, अच्छा तो ये गरीब लड़कियां भी इन कश्मीर की वादियों में अपनी तस्वीर खिंचवाएंगी। अरे अगर तस्वीर खिंचवाना ही था तो कश्मीरी कपड़े ही खरीद लेती। यहाँ भी अपने ये गरीबों वाले कपड़े पहनकर आ गई। सही कहा नंदिनी तुमने, इनके ये फटे पुराने सलवार सूट देखकर लग भी रहा है कि ये कश्मीर में है। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम यहाँ आते ही नहीं। नंदिनी और शिखा की बातें सुनकर पूजा, रोहन, किशोर, अशोक सभी लोग तेज तेज तीनों ही गरीब बहनों पर हंसने लगते हैं। मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं, मुझ पर ऐसे मत हंसो। वैष्णवी क्या हुआ, कोई डरावना सपना देखा क्या? हाँ शिवानी, कुछ ऐसा ही समझो। मैंने सपना देखा कि हम तीनों बहन कश्मीर पहुंच गए, लेकिन वहां पर सभी लोग हमारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर हमारा मजाक बना रहे हैं। डर तो मुझे भी है वैष्णवी, इंस्टीट्यूट की तरफ से भेजे गए उस कश्मीरी ट्रिप पर कहीं हमारे कपड़ों की वजह से हमारी बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, और वैसे भी कश्मीरी कपड़े सिलवाने और उन्हें खरीदने की हमारी औकात नहीं है, और भाभी और भैया से हम जिद भी नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा होगा कि हम कश्मीर जाए ही ना। दूसरी तरफ करवट करके लेटी हुई मेघना अपनी तीनों नंद की बातें सुन लेती है। देखते ही देखते मेरी तीनों नंद इतनी सयानी हो जाएंगी, मुझे पता नहीं था। बेचारी अपने भाई और भाभी की गरीबी हालातों को देखकर अपने सपनों का गला घोट रही हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन सुबह तीनों बहन कोचिंग के लिए रेडी हो रही होती हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? मैं देख रही हूँ 1-2 दिन से मुंह लटका हुआ है, कुछ छुपा रही हो क्या? क्या भाभी, हम आपसे क्या ही छुपाएंगे। और 1 मिनट, आप स्ट्रेस क्यों ले रही है बिना बात के? आप प्रेग्नेंट हैं, आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद मेघना की तीनों नंद कोचिंग के लिए निकल जाती हैं। मत बताओ, लेकिन मैं सब जानती हूँ। देखना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद कश्मीरी ड्रेस तैयार करके ही रहूंगी। खैर वो सब तो बात की बात है, पहले तो मुझे ये पता करना है कि ये कश्मीरी ड्रेस होती कैसी है। दूसरी तरफ तीनों बहन अपने गवर्नमेंट कोचिंग पहुंचती हैं और जहां सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं अपनी कश्मीरी ट्रिप के लिए। भाई कुछ दिनों बाद 3 दिन का कश्मीरी ट्रिप ऑर्गेनाइज होने वाला है। मेरे पास टाइम नहीं है, मॉल जाकर बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। हाँ, शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। देखना, कश्मीर के 3 दिन की ट्रिप में किसी मॉडल से कम नहीं लगूंगी मैं। सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ शिखा पर रहेगी। 1 सेकेंड, ये तीनों गरीब बहनें भी तो जा रही है ना कश्मीर। हेलो वैष्णवी, रिद्धिमा, शिवानी। हेलो शिखा, वैसे तुम तीनों गरीब बहनें तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे ना कश्मीर की एक्सपेंसिव ड्रेस, तो अभी क्लियर कर दो तुम कश्मीर की ट्रिप में आ रही हो या नहीं आ रही।
एक्सक्यूज मी शिखा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हम कश्मीरी ट्रिप पर आए या ना आए? हम अपना देख लेंगे, तुम अपने से मतलब रखो। व्हाटएवर, जो करना है करो। बाकी शिखा तो मॉडल ही लगेगी कश्मीर की वादियों में। माँ के गुजर जाने के बाद तीनों बहनों की भाभी मेघना सिलाई करके और भाई दिहाड़ी पर काम करके उनकी पढ़ाइयों के लिए पैसे जोड़ रहे थे। रिद्धिमा, शिवानी, क्या करें, हमें ये कश्मीर ट्रिप कैंसिल ही करना होगा। भाभी तो खुद प्रेग्नेंट है, उन्हें तो खुद पैसों की और अच्छे खान पान की जरूरत है। अगर हमने उनसे कपड़े की डिमांड करी तो वो परेशान हो जाएंगी। तीनों बहन कोचिंग से घर आती हैं। रिद्धिमा, ये देखो, मैं कोचिंग से ये ऑल अबाउट कश्मीर की मैगजीन लेकर आई हूँ। देखो, इसमें दिखा रखा है कि कश्मीरी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ओहो, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुनो, फटाफट खाना खा लेते हैं वरना भाभी गुस्सा करेंगी, मैगजीन बाद में देखेंगे। मेघना सबके लिए खाना परोसती है। गोपाल जी, आज कुछ दिहाड़ी मिली है आपको? कहाँ मेघना, आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ा, काम चल ही नहीं रहा है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने लगते हैं। मेघना भी आराम करने लगती कि तभी मेज पर रखे एक मैगजीन पर उसकी नजर पड़ती है। वह मैगजीन को उठाकर उलटने पलटने लगती है। ऑल अबाउट कश्मीर, अच्छा तो ऐसे दिखते हैं कश्मीरी लोग और ऐसे होते हैं उनके पहनावे। ये तो वेलवेट का कपड़ा लगता है। मार्केट में पता करना पड़ेगा कि इसकी कीमत क्या है। अगले दिन सुबह वैष्णवी, रिद्धिमा, शिवानी अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघना बाजारों में जाकर वेलवेट कपड़ों की कीमत पूछती है। भाई साहब, ये वेलवेट का कपड़ा कितने रुपए मीटर है? मैडम, ये वेलवेट का कपड़ा है, 500 रुपए मीटर है। आप बताओ आपको कितना चाहिए? नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत महंगा है, इतने दाम में मैं ये कपड़ा नहीं खरीद पाऊंगी, मैं कहीं और पता करती हूँ। मेघना बाजार में कई जगह पता करती है, लेकिन कपड़ों की कीमत ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें खरीद नहीं पाती और थक हार के वापस घर लौटती है। कहीं कुछ नहीं मिला। अब एक बार अपनी ये अलमारी ही खोलकर देखती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। मेघना जब अपनी अलमारी खोलती है तो उसे कई साल पुरानी एक वेलवेट की साड़ी मिलती है, जो साड़ी उसने अपने कहीं आने जाने के लिए रखी हुई थी। इस साड़ी से तो मुश्किल से 2 या 3 ड्रेस ही बन पाएंगी और मेरी नंद को तो 3 दिन के लिए कश्मीरी ट्रिप पर जाना है। थोड़े और कपड़े सिलने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी, क्या करूं? मेघना दुविधा में वेलवेट की साड़ी को लेकर खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर अलमारी पर रखे अपने गुल्लक पर जाती है। मेघना साड़ी को रखकर उस गुल्लक को उठाती है। वैसे तो ये पैसे मैं अपनी गोद भराई के लिए जमा कर रही थी, लेकिन अभी मुझे मेरी नंद का सपना पूरा करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। अगर माँ जी होती तो वो भी यही करती। इतना कहकर मेघना गुल्लक को फोड़ देती है और उन पैसों से कुछ और कपड़े खरीद कर लेकर आती है। अब मेघना अपनी तीनों नंद के कोचिंग चले जाने पर अकेले घर में बैठकर उनकी कश्मीरी ड्रेस को सिला करती थी। देखते ही देखते वह कई तरह के ड्रेस जैसे कश्मीरी ड्रेस, गाउन, सलवार सूट सिलकर तैयार कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात मेघना कहती है, और तुम्हारे कश्मीर जाने वाली ट्रिप का क्या हुआ? कश्मीरी ट्रिप? आपको कैसे पता कि हमारे कोचिंग के स्टूडेंट कश्मीर जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगा अगर तुम अपनी भाभी से चीज छुपाओगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा? अच्छा बताओ, कब जा रहे हैं सब लोग कश्मीर? जा ही रहे होंगे भाभी, कभी भी। हमें क्या, हम लोग नहीं जा रहे, हमारा मन नहीं है। रुको, मैं अभी आती हूँ। मेघना अलमारी से कश्मीरी ड्रेस लाकर अपनी तीनों नंद के हाथ में देती है। भाभी, तो कश्मीरी ड्रेस है, तो बहुत महंगा आया होगा। आप कहाँ से लाई? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा? अपने हाथों से तैयार किया है मैंने तुम्हारे लिए ये कश्मीरी ड्रेस। भाभी, बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अब मैं भी कश्मीर ट्रिप पर जा पाऊंगी। कुछ दिन बाद तीनों बहन अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कश्मीर जाती हैं, जहां उन्हें पहले दिन कश्मीर में डल झील घुमाया जाता है, जहां झील और झरनों के बीच में बैठकर वैष्णवी, शिवानी, रिद्धिमा फोटो क्लिक कर रही होती हैं कि तभी वहां पर नंदिनी, शिखा, पूजा आती हैं। ओह माय गॉड, इन गरीब लड़कियों ने भी इतने एक्सपेंसिव गाउन पहने हैं। चलो अच्छा, मुझे तो लगा कश्मीर में आकर हमारे इंस्टीट्यूट की बेइज्जती करवा देंगी। शिखा, तुम थोड़ा कम सोचा करो, हमसे ज्यादा अगर खुद पर ध्यान दोगी तो ज्यादा ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। वैष्णवी करारा जवाब देकर शिखा को और उसके दोस्तों को वहां से भगा देती है। तीनों ही बहन झील में अपने पैरों को डुबोकर एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही थी, कश्मीर ट्रिप को एंजॉय कर रही होती हैं। अगले दिन टीचर उन्हें पहलगाम के मशहूर
माहेश्वर टेम्पल लेकर जाते हैं, जहां तीनों ही बहन बहुत ही सुंदर सा कढ़ाइयों का जड़ा हुआ सूट पहनती हैं। तीनों बहन बहुत खूबसूरत लग रही होती कि तभी वहां पर अशोक, किशोर, रोहन पहुंचते हैं। Hey Vaishnavi, can you click a picture with you in this temple? You looking so pretty. इस अशोक, रोहन, किशोर के बच्चों को तो मैं बताती हूँ, सुंदर लड़की देखी नहीं कि पार्टी बदल ली। और इन गरीब लड़कियों ने भी तो हद मचा रखी है, हर दिन कुछ एक्सपेंसिव पहनकर आ जाती हैं। अब तीनों ही बहन के सुंदर सुंदर ड्रेसिंग सेंस को देखकर शिखा, नंदनी, पूजा अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। इसी तरह तीसरे दिन भी सभी स्टूडेंट्स को कश्मीर के मशहूर श्रीनगर के बाजारों में घुमाया जाता है, जहां तीनों ही बहन सुंदर से कश्मीरी ड्रेस को पहनकर शॉपिंग कर रही होती हैं। वहीं खड़े कश्मीरी लोग उनके कश्मीरी ड्रेस को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और उनके पास आते हैं। Can I click a picture with you? या श्योर। कश्मीरी लोग वैष्णवी, रिद्धिमा, शिवानी के साथ बाजार में तस्वीर खिंचा रहे होते हैं। आपका ये कश्मीरी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ तो ऐसा ड्रेस कोई नहीं सिलता। आपने ये कहाँ से लिया है? ये हम तीनों की ड्रेस मेरी खुद की भाभी ने सिली है। आपको पसंद आया? हाँ, बहुत खूबसूरत है। मुझको भी चाहिए तुम्हारे जैसा कश्मीरी ड्रेस। तुम्हारी भाभी मेरे लिए सिलेंगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। लाइए, आप मुझे अपना नंबर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? मैंने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी मॉल से और ये कश्मीरी लोग इन गरीब लड़कियों के कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। डिस्गस्टिंग। अब जहां बाकी लड़कियां तीनों बहन के कश्मीरी ड्रेस से जल रही थी, वहीं कश्मीरी लोग तीनों बहन को कश्मीरी कपड़े सिलने का ऑर्डर दे रहे थे। अब तीनों ही बहन अपना कश्मीरी ट्रिप खत्म करके अपने घर आती हैं। आ गई तुम तीनों। कैसा रहा तुम्हारा कश्मीरी ट्रिप? और मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी पहनकर? ड्रेस की बात तो आप करो ही मत भाभी। आपकी ड्रेस ने तो पूरे कश्मीर को अपने वश में कर लिया। आपको पता है, आपके लिए कश्मीरी लोगों ने ऑर्डर दिया है कि आप उनके लिए कश्मीरी ड्रेस सिलो। इतना अच्छा ड्रेस सिला था आपने। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। अब देखते ही देखते गरीब दर्जी मेघना कश्मीरी लोगों के लिए भी कपड़े तैयार करने लगती है और कोरियर द्वारा पहुंचाने लगती है, जिसके बाद उसकी आमदनी भी बढ़ जाती है और आर्थिक तंगी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है।